बच्चों गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सभी को। और आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के फिर आपके सामने हैं। इसके लास्ट टर्न में हम लोगों ने कुछ टॉपिक क्लियर किए थे और पहला अध्याय हम लोगों का हो गया था। आज हम लोग अध्याय 2 भूगोल में अध्याय 2 देखेंगे और इस पाठ का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो इस पाठ में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं, ये कैसे बनी, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और कैसे जीवों का धीरे धीरे विकास हुआ। इस बारे में आज हम लोग कुछ प्रकाश डालेंगे, कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अक्सर हम लोगों ने देखा होगा आकाश में दिखते हैं हमको, जब नाइट का समय होता है तो आकाश में ढेर सारे तारे टिमटिमाते हुए हमको नजर आते हैं। और तारों के साथ साथ हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र है इसमें, है ना। सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, बृहस्पति कहाँ है, मंगल कहाँ है, सप्तऋषि तारे कहाँ है ना। तो ये सभी चीजें हैं। तो आखिर ये जो ब्रह्मांड है ये कैसे बना और इसमें हमारी ये पृथ्वी कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, आज इन सब की जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए कुछ टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। और अलग अलग वैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत दिए हैं, क्योंकि होता क्या है कि कभी भी कोई भी मानव इस चीज का गवाह नहीं हो सकता। आज से अरबों वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ तो अब उस समय तो कोई जीव जंतु नहीं था, कोई मानव नहीं था, लेकिन कब क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए कोई साक्ष्य देखे जाते हैं, कोई सिद्धांत लगाया जाता है और उस आधार पे जो है कुछ परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं। तो यहीं पे कुछ पृथ्वी के लिए कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए कुछ भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने सिद्धांत दिए। तो अब वो कुछ कहते हैं कि शुरुआत में क्या हुआ कि जो पृथ्वी थी वो आग का धधकता हुआ पिंड था और अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत हुई। एक जर्मन दार्शनिक हुए, भूगोलवेत्ता हुए, नाम था उनका इमैनुअल कांट। कांट की परिकल्पना ये थी और इन्होंने कुछ बहुत इसके रोचक तथ्य बताए कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, जिसको निहारिका परिकल्पना कहा गया। लेकिन बाद में इस निहारिका परिकल्पना में क्या हुआ, एक गणितज्ञ थे, लाप्लास नाम के थे, 1796 में इन्होंने इस निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया और एक नई अवधारणा बनाई, नेबुलर हाइपोथेसिस दी, निहारिका परिकल्पना दी। और इसके अनुसार उन्होंने कहा कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से पदार्थों के बादल से हुआ है। इसका मतलब राउंड में बहुत सारा पदार्थ घूम रहा था, बादल के रूप में था और धीमे 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 उस निहारिका से अलग होकर के, संग्रहित होकर के ये बने हैं। कुछ और भूगोलवेत्ता बाद में आए 1900 ईस्वी में, चैम्बरलेन और मोल्टन, इन्होंने कुछ परिकल्पना दी और ये बताया कि ब्रह्मांड के एक अन्य जो भ्रमणशील तारा था, इसका मतलब ब्रह्मांड में ढेर सारे तारे हैं, जितने भी हमें आसमान में हम कहते हैं तारे हैं, ये ढेर सारे सभी तारे हैं। सूर्य भी हमारा एक तारा है। अब हम कहते हैं कि ये जो तारे हमको नाइट में देखते हैं, इनका प्रकाश तो बहुत कम है, ये तो हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य तो हमारा बहुत बड़ा है, इसमें तो बहुत ज्यादा गर्मी है। तो समझना इस बात को है कि चीज जैसे जैसे दूर होती जाएगी वैसे वैसे वो छोटी होती जाएगी, ठीक है। और तो इन तारों की तुलना में हमारा जो सूर्य तारा है ये बहुत ही ज्यादा करीब है पृथ्वी से, इसलिए हमको ये बड़ा भी दिखता है और चमकीला भी दिखता है और इससे गर्मी भी हमको मिलती है। लेकिन ये जो तारे हमको आसमान में दिखाई देते हैं, बहुत सारे सूर्य से बड़े भी हैं, बहुत सारे सूर्य से छोटे भी हैं, लेकिन दूरी इनकी बहुत है, जिसके कारण से हमको बहुत छोटी रूप में ये दिखाई देते हैं। तो चैम्बरलेन और मोल्टन ने बताया कि ब्रह्मांड में एक तारा, भ्रमणशील तारा पास से गुजर रहा था, सूर्य के निकट से गुजरा और गुरुत्वाकर्षण के कारण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य की सतह से आकर के टकराया
और जब सूर्य की सतह के पास से निकला तो टकराया क्या, थोड़ी सी जब दूर से निकला तो गुरुत्वाकर्षण उसका इतना तेज था कि सूर्य के अंदर से कुछ लिक्विड पदार्थ, कुछ द्रव पदार्थ बाहर निकला और जब तक उस तारे से जाकर के मिलता उतनी देर में स्पीड से वो तारा सूर्य से दूर निकल गया। तो सूर्य से छिटक करके कुछ पदार्थ आया और सूर्य के चक्कर लगाने लगा गुरुत्वाकर्षण के कारण से, और बाद में वही पदार्थ संघनित होकर ठंडा होकर के ग्रहों के रूप में बदल गया। इस मत का समर्थन किया किन वैज्ञानिकों ने? जेम्स जीन्स ने और हेराल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन भी किया। लेकिन बाद में एक परिकल्पना और आई जिसको बाइनरी थ्योरी के नाम से जानते हैं, द्वैतारक सिद्धांत इसको कहा गया। अब क्या है ये? 1950 में रूस में एक भूगोलवेत्ता थे आटो शिमिट और जर्मन विद्वान कार्ल वाइजास्कर थे, और इन्होंने निहारिका परिकल्पना जो कांट की आई थी, लाप्लास की आई थी, उसमें कुछ संशोधन इन्होंने किया और उसमें कहा कि ग्रहों के निर्माण का एक नया सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया, है ना। और प्रारंभिक सिद्धांत इसको कहा गया, यही हमारा आधुनिक सिद्धांत के रूप में सामने आता है। अब यह आधुनिक सिद्धांत क्या था, कैसे हुआ? तो इसमें एक अनुसंधान किया गया और इसमें यह देखा गया कि एक उस सिद्धांत को बोला गया क्या, बिग बैंग थ्योरी बोला गया। अक्सर हम लोग नाम सा जानते हैं कि जितना भी हमारे ब्रह्मांड का निर्माण, तारों का निर्माण, पृथ्वी सूर्य का निर्माण हुआ, ये बिग बैंग थ्योरी से हुआ, बिग बैंग सिद्धांत से हुआ, और ये सर्वमान्य सिद्धांत आजकल चल रहा है। इसमें क्या हुआ, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी इसको कह सकते हैं। जो हमारा ब्रह्मांड है, ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य निहारिका आकाशगंगा सब कुछ इसमें है, ये आज भी लगातार हमारा ब्रह्मांड बढ़ रहा है तेजी से। और 1920 में एडविन हब्बल ने इसके कुछ प्रमाण दिखाए, हब्बल ने अपनी दूरबीन से देखे और कुछ ब्रह्मांड के प्रमाण दिखाए कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है। जो भी आकाश गंगाएं हैं, अब ये आकाश गंगा क्या है आपने देखा है, नाइट के समय जब आप आसमान की ओर देखते हैं तो एक व्हाइट लाइन हमको आर पार की दिखाई देती है, कुछ धुंधली लाइन दिखती है, व्हाइट लाइन है, उसमें ढेर सारे तारों का समूह नजर आता है, तो इसको हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। तो जो ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं हैं ढेर सारी, वो एक दूसरे से दूर हट रही हैं, है ना। और उन्होंने उसको अलग अलग उदाहरण के माध्यम से इन्होंने दिखाया है, ठीक है। तो अब ये जो बिग बैंग की थ्योरी है, उन्होंने इसको उदाहरण के माध्यम से दिखाया है। साथ में जो तारों का निर्माण है, ये तारे हैं आकाश में टिमटिमाने वाले तारे हैं, ये भी जो साथ में जो कमी रह गई पूरा किया। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या है, इसका मतलब एक बड़ा सा शुरुआत में तारा था, तारा, और उस तारे में क्या हुआ, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से बहुत सारा मटेरियल उस ब्रह्मांड में छिटका और उसने और भी ज्यादा ब्लास्ट शुरू कर दिए, और उन ब्लास्टों से क्या हुआ कि बहुत मात्रा में ऊर्जा निकली, ठीक है। और उस ऊर्जा से उनके घनत्व और गुरुत्वाकर्षण की अलग अलग स्थिति से जो है अलग अलग नक्षत्रों तारों का निर्माण हुआ, है ना। और फिर इसमें असंख्य जो तारों का समूह बन गया, उसको आकाश गंगा भी कहा जाता है, जिसमें असंख्य तारे हैं और वो रोशनी भी अपनी दे रहे हैं वो, ठीक है। एक तरह से बिल्कुल पाउडर जैसा हमको दिखाई दिया करता है, व्हाइट व्हाइट जो है आकाश में नाइट के समय में आकाश गंगा का विस्तार। अब कितना अधिक होता है विस्तार, कभी इसकी आपने कल्पना नहीं की है कि इसकी दूरी 1000 प्रकाश वर्षों से मापी जाती है। अब 1000 प्रकाश वर्ष क्या है, बहुत बेसिक चीज, इसके पहले भी आप लोगों ने भूगोल पढ़ी होगी। तो सबसे पहले प्रकाश वर्ष जानते हैं, प्रकाश की चाल, सबसे पहले हम प्रकाश की चाल देखते हैं। हर व्यक्ति चीज की चाल होती है ना, गति होती है। तो जो प्रकाश है, सूर्य का हमारे प्रकाश है, इसकी जो स्पीड है, यदि हम कह सकते हैं तो एक लमसम मान सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आप सोचिए इस चीज को,
1 सेकंड में, 1 सेकंड कितना होता है? 1 सेकंड में आप क्या काम कर सकते हैं? मिनट की बात ना करिए, सेकंड की बात करिए। 1 सेकंड में सूर्य की किरण, प्रकाश की किरण 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। अब समझ लीजिए इतनी रफ्तार से कोई चल सकता है? आपके बनाया हुआ कोई सैटेलाइट चल सकता है, कोई रॉकेट चल सकता है, कोई हवाई जहाज चल सकता है? नहीं चल सकता। जवाब है नो। तो ये लाइट की स्पीड होती है। तो अब 1 सेकंड में यदि 3 लाख किलोमीटर चला तो 1 मिनट में कितना चलेगा? 1 घंटे में कितना चलेगा? 1 दिन में कितना चलेगा? और फिर 365 दिन यानी कि 1 वर्ष में प्रकाश टोटल कितनी चाल से, कितनी स्पीड से कहां पहुंच जाएगा? उसको कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष। वो इकाई हो गई 1 प्रकाश वर्ष कि लाइट, प्रकाश 1 साल में जितने किलोमीटर चल सकेगा, लाखों करोड़ों अरबों, उसको हम लोग प्रकाश वर्ष कहेंगे। और अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो आकाश गंगाओं की दूरी है, इनका विस्तार है, इनका व्यास है, वो लाखों प्रकाश वर्ष का होता है। इसका मतलब प्रकाश अगर लाख वर्षों तक भी चलता रहेगा तब जाके उतनी दूरी तय कर पाएगा जितनी बड़ी आकाश गंगाएं हैं, उनकी चौड़ाई है। अब सोच लीजिए, अंदाज लगा लीजिए कि ब्रह्मांड भी कितना बड़ा है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हजारों लाखों आकाश गंगाएं हो सकती हैं। और फिर क्या है, आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ? हाइड्रोजन गैस के बने हुए विशाल बादलों का संचय हुआ है, जिसको निहारिका कहते हैं। इसका मतलब बीच बीच में इन आकाश गंगाओं में जो पॉइंट दिखाई देते हैं, है ना, बादलों जैसा धूमिल धूमिल दिखाई देता है, वो हाइड्रोजन के विशाल बादल, वो निहारिका होती हैं। और निहारिका में गैस के झुंड विकसित होते हैं। ये झुंड बढ़ते 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 बड़े बड़े गैसीय पिंड बन जाते हैं और इन गैसीय झुंडों में टिमटिमाते तारे जन्म लेते हैं। और एक अनुमान के अनुसार तारों की जो ये दुनिया है आज से लगभग 5-6 अरब वर्ष पहले हुई होगी, तारे बने होंगे। अब सोच लीजिए ये विस्तार है। तो आज हम लोग केवल इसी टॉपिक पे ही चर्चा कर रहे हैं कि आकाशगंगा क्या थी और कौन कौन से सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति में या ब्रह्मांड की उत्पत्ति में प्रारंभ हुए और इसके बारे में देखा। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम कुछ चर्चा करेंगे। और चैनल को लाइक या सब्सक्राइब यदि आप कर देंगे, लाइक कर देंगे, तो क्या होगा कि जो भी हम वीडियो बनाएंगे आपके कोर्स से संबंधित, वो आप तक जल्दी ही पहुंच जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और जो भी पिछले टॉपिक आपको मिस हो गए हैं, आप ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, वो भी लिंक के माध्यम से आप इसके पुराने वीडियो को देख लीजिएगा। तो अन्य जो भी हमने टॉपिक क्लियर कर चुके हैं उनका भी डिटेल आपको मिल जाएगा। आप बेहतर नोट्स बनाइए और उसको प्रॉपर चेक कराते रहिए।